हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन के 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हमें पूछे गए हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये कॉमर्स पेपर का यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, तो ये जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं पहले उनको देख लेते हैं। और मैंने इसके पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो हमारे यूनिट नंबर 1 से थे। और फिर मैंने देखा भी क्वेश्चन सारे इकोनॉमिक्स के थे, तो मैंने कहा पहले इकोनॉमिक्स सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक्स पर जाएंगे। अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी पेन, नोटबुक, डायरी, पेन लेके आइए साथ में। पढ़ते समय स्क्रीनशॉट्स लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए। और स्क्रीनशॉट्स हम जब लेते हैं तो अक्सर मोबाइल में ही रह जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा डायरी में लिखिए और देखिए कैसे हम पढ़ लेते हैं। और दूसरी बात, ये जो भी महाराष्ट्र या महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन या फिर यूजीसी नेट की जब भी आंसर की आती है, मैं कहती हूँ हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी उन्होंने अलग आंसर दिया है। और आप हमेशा अपने करेक्ट आंसर्स ढूंढ के रखिए, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है, आंसर की आ जाती है प्रोविजनल आंसर की, तो आपको लगता है अगर उन्होंने आपको गलत आंसर मार्क करके दिया है तो आपके पास उसका प्रूफ रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एंड तक जरूर रहिए वीडियो के, क्योंकि आपको ये सारे क्वेश्चन आज सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन फिस्कल बैरियर्स। अब देखिए उन्होंने पूछे टू मेन फिस्कल बैरियर्स और हमें दिए ऑप्शन 4। तो एक में दो है, तो ब्लॉक्ड अकाउंट्स एंड एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज कंट्रोल एंड एक्सचेंज इंटरवेंशन, सी में एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, और डी में हमारी मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा फिस्कल का मतलब का, तो आप आंसर फिर भी बना सकते हैं। देखिए फिस्कल जब पूछा है तो मॉनिटरी आंसर नहीं आएगा, तो आंसर नंबर डी यहाँ पर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें मॉनिटरी है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए और बी की भी बात करूं तो वहां पर भी उन्होंने एक्सचेंज रेट का बोला है, और एक्सचेंज रेट मतलब कहीं ना कहीं मॉनिटरी से वो जुड़ा है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर बनना चाहिए था एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। बट अगर हमें इतना भी नहीं पता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिपरेशन अगर अधूरी है तो कोशिश करिए कि अगर अभी भी आपको पहली बार आंसर लग रहा है कि हमने रॉन्ग मार्क कर दिया और मैं आपको राइट बता रही हूँ, तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमको कुछ हेजिटेट करना है, शर्म करना है कि इतना इजी आंसर भी मुझसे गलत हो गया। क्योंकि अगर मैं ये पेपर देख रही हूँ तो इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं था। इनफैक्ट अगर आपने 5 साल के पेपर्स देखे होंगे तो कहीं ना कहीं वहीं से पेपर्स बने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस जो अभी रिसेंटली मैं अपलोड करी थी एग्जामिनेशन के पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटीज के बारे बताया भी था। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिजिकल और मॉनेटरी बैरियर्स क्या होते हैं? ये ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, और या तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट क्रिएट करती है फिजिकल के लिए, और सेंट्रल बैंक होता है मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए। ठीक है, जैसे हमने पता है। तो ये अफेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इंटरनेशनल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस। तो फिजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं? जहां पर हम मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं, जहां पर टैक्सेशन रिलेटेड रहता है और स्पेंडिंग रिलेटेड। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली। तो अभी इसमें एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपके पास हाई कॉर्पोरेट और इनकम टैक्सेस होंगे, टैरिफ्स एंड ड्यूटीज होंगे, सब्सिडीज हो सकती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो सकती है, या कॉम्प्लेक्स टैक्स रेगुलेशंस भी हो सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए। तो अगर मैं फिस्कल की बात करूं तो आपको क्या याद रखना है? फिस्कल गवर्नमेंट के थ्रू होता है और वो टैक्सेशन रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं मॉनिटरी की बात करूं तो मॉनिटरी का मतलब क्या होता है वो हमें पता है। तो मॉनिटरी बैरियर्स जो होते हैं ये सेंट्रल बैंक पॉलिसीज के होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, करेंसी एक्सचेंज। तो इसमें हाई इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। अब जब हाई इंटरेस्ट रेट हो जाता है तो उससे किसको डिस्करेज हो जाते हैं? जो बोरो और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इट डिस्करेजेस बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज डन बाय बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। एक्सचेंज रेट कंट्रोल्स होते हैं, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी पॉलिसीज। ठीक है, वॉलेटाइल मार्केट जब रहती है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, कैपिटल कंट्रोल्स। तो यहाँ पर है ना, हमारे पास अभी मॉनिटरी तो पूछा ही नहीं है, तो मनी रिलेटेड है ही नहीं, तो हमको फिस्कल ढूंढना था। तो अगर आपको इतना भी कॉन्सेप्ट पता था कि टैक्सेशन रिलेटेड है, तो आपका राइट आंसर बनता था सिर्फ अभी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी वाला, तो वो दो आंसर्स में दिया है, तो वो आंसर नहीं बनना चाहिए था। तो यहाँ पर अब हमें मेरे हिसाब से कंफर्म आंसर होना चाहिए था एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप थोड़ी सी मेहनत इस पर भी कर लीजिए कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होती है। ठीक है, तो ये भी अगर जानना है तो थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज ये इंपोर्ट टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट पर टैक्सेस जो गवर्नमेंट इंपोज करती है फॉरेन प्रोडक्ट्स पर।
ठीक है, जो हमें हमारी कंट्री में बहुत सस्ते में से मिल जाते हैं, दे आर बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, ये डंप किए जाते हैं दूसरी कंट्री के लिए। ठीक है, तो वो होती है डंपिंग। तो जब मैं उसके ऊपर काउंटर लगा देती हूँ टैक्सेशन, तो उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ठीक है, तो मैं एक बार बोल देती हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए, पॉज कर सकते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर इम्पोर्ट टैक्सेस imposed by the government on foreign products that are believed to be priced below fair market value, that is they are dumped. And why these anti-dumping duties are imposed? To protect the domestic countries, since they involve taxation on trade, they fall under the fiscal policy. ठीक है, और fiscal policy गवर्नमेंट से डील करती है, मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक से डील करती है। ठीक है, तो यहाँ पर टैरिफ्स एंड ड्यूटीज आना चाहिए था। तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है, क्योंकि ये टैक्स रिलेटेड ट्रेड है। तो 6 का करेक्ट आंसर है सी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द गवर्नमेंट स्टार्ट्स बाइंग द डोमेस्टिक करेंसी टू मेंटेन इट्स एक्सचेंज वैल्यू। गवर्नमेंट स्टार्ट करती है डोमेस्टिक करेंसी को खरीदना, ताकि वो अपना एक्सचेंज वैल्यू मेंटेन कर सके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग, मेंटेनिंग, पैगिंग अप या पैगिंग डाउन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि हमको पता भी होगा तो हमें नहीं समझ आ सकता, अगर कभी कभी हमें पैग अप या पैग डाउन का मतलब नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें बहुत मतलब पढ़ रहा होना जरूरी होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में हमको है ना आंसर याद नहीं आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है पैगिंग अप। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसके लिए इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िए। मैं कहती हूँ तो करेक्ट आंसर पता था तो आज तो राइट आ गया, बट इससे रिलेटेड कभी नेक्स्ट आंसर आएगा तो आप आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आजकल तो इतना इजीली हमारे पास एक्सेस है, गूगल सर्च है, एआई है, तो हम ढूंढ सकते हैं आंसर। तो पैगिंग अप और पैगिंग डाउन अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं, कंट्री मैनेज करती है करेंसी वैल्यू इन रिलेशन टू द अनदर करेंसी। ओके, अब पैगिंग अप का अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो वो आर्टिफिशियली रेज होती है वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी इन रिलेटिव टू अनदर करेंसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक खुद की करेंसी खरीद लेती है, और ये ऑफन कब यूज किया जाता है? जब हमको इन्फ्लेशन को फाइट करना होता है, या तो हमें डोमेस्टिक परचेजिंग पावर बढ़ाना रहता है। ठीक है, और पैगिंग डाउन का मतलब होता है जो आर्टिफिशियली आप लोअर कर रहे हैं वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक है ना सेल करती है अपनी खुद की करेंसी एंड बाइज फॉरेन करेंसी टू इंक्रीज सप्लाई एंड रिड्यूस इट्स वैल्यू। तो पैगिंग डाउन में क्या हो रहा है? सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है खुद की करेंसी, और अगर मैं पैगिंग अप की बात करूं तो सेंट्रल बैंक खुद की करेंसी को परचेज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए था। तो पैगिंग अप से क्या होता है? करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। पैगिंग डाउन से डिक्रीज हो जाती है करेंसी वैल्यू। और पैगिंग अप का गोल क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, जैसे बूस्ट करना, इंपोर्ट करना। और पैगिंग डाउन से क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाता है, रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पर मेंटेन उन्होंने पूछा है। अब उन्होंने ऑप्शंस में देखिए कैसे ऑप्शंस दिए। बैलेंसिंग और मेंटेनिंग जो करेक्ट आंसर नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए सी और डी में। और पैगिंग डाउन तो नेगेटिव हो गया, तो पैगिंग अप ही करेक्ट आंसर है। तो 7 का करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अब तक अगर आप बुक और डायरी नहीं ले आए हो, प्लीज ले आओ, या तो फिर आपको वापस वीडियो देखनी है, या फिर आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर फ्रेमवर्क भी देख लिया, स्ट्रक्चर भी देखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका करेक्ट आंसर है सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट एक पार्ट होता है, कैपिटल अकाउंट भी पार्ट होता है, यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट भी पार्ट होता है उसका, बट सी ऑप्शन सेविंग्स अकाउंट उसका बिल्कुल भी पार्ट नहीं होता है। तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा पढ़ना चाहे तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब पढ़ सकते हैं, और फिर इसमें कौन सा अकाउंट नहीं है वो भी हमें पता हो जाना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट्स है ना हमने अपने यूजी लेवल पर पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट हमने पीजी लेवल पर पढ़े थे। तो क्या होता है ना, अगर हम बहुत साल बाद नेट सेट दे रहे हैं, अगर आप तुरंत पीजी के फ्रेश हो तो आपको थोड़ा यूजी भी याद रह जाता है, पीजी तो बिल्कुल याद रहता है, तो आपके लिए क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। अगर आप आज 10 साल पहले पढ़ चुके तो सिलेबस बहुत चेंज हो चुका, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो या कोई भी अपने इंडिया के सिटी से हो। ठीक है, तो ये चीजें रिवाइज करनी बहुत जरूरी है। अगर आप 15 साल बाद नेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, और आप 15 साल पहले पढ़ाई की थी, तो रिमेंबर सब्जेक्ट्स हैव चेंज, कॉन्सेप्ट्स हैव चेंज्ड। आपने ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं पढ़े तो तब वो सिलेबस में तो उनको पढ़िए। सिर्फ इतना याद रखना है कि नेट सेट के सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट करके पढ़िए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमने कौन से ईयर में पढ़ा था, अगर आपको वो भी याद नहीं आ रहा है तो ये मैं बताती हूँ कि प्रिपरेशन अधूरी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between residents of a country and the rest of the world in a specific period of time. I repeat, balance of payment is a systematic record
ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, याद रखिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। और इसके मेन कंपोनेंट्स अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है, एरर्स एंड ओमिशंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट कहीं पर भी बात नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेविंग्स अकाउंट के बारे और मतलब करंट अकाउंट का यूनिलैटरल का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप भी उसके ऊपर भी थोड़ा स्टडी कीजिए। याद रखिए जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, हमने नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, दूसरों को आता हमें नहीं आता तो उसको पढ़ लेना चाहिए। डीमोरलाइज डीमोटिवेटेड होके कुछ नहीं होगा, उतनी मेहनत अगर पढ़ाई पर कर ले तो करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है सी। अगर आपको यूनिलैटरल वाला मतलब नहीं पता है तो उसको ढूंढिए और करेक्ट आंसर बना लीजिए। ऐसा नहीं है हम सबको नहीं आता है, बस हम भूल जाते हैं पढ़ना। जैसे यूनिलैटरल पेमेंट्स अगर मैं बोलूं ये अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स होते हैं, वन वे ट्रांसफर होते हैं, ओके। जैसे रेमिटेंसेस, फॉरेन एड्स और ग्रांट्स, तो इनका जरूरी नहीं है रिटर्न में हमको कुछ मिले, ओके। चलो सी आंसर करेक्ट हो गया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम अनसर्टन इकोनॉमिक एंड सोशल परफॉर्मेंस एंड डिस्क्रिमिनेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री इज टर्म्ड एज। कह रहे द जो रिस्क अराइज होता है अनसर्टन, अनसर्टन मतलब जो भी फिक्स नहीं होता है, अनसर्टेनिटी स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अनसर्टन अचानक, इकोनॉमिक एंड सोशल परफॉर्मेंस एंड डिस्क्रिमिनेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक कंट्री को उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल रिस्क बोलते हैं, कल्चरल रिस्क बोलते हैं, कंट्री स्पेसिफिक रिस्क या मार्केट रिस्क। अब देखिए ये कल्चरल रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मार्केट रिस्क भी नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं पॉलिटिकल रिस्क और कंट्री स्पेसिफिक रिस्क। पर जब आप कंट्री स्पेसिफिक रिस्क पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 9 और 9 का आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। कंट्री स्पेसिफिक रिस्क की उन्होंने बात की हुई है। तो एक कंट्री का रिस्क मतलब पूरी कंट्री हो गई, जैसे पॉलिटिकल क्या हो जाएगा जनरली एक सबसेट हो जाएगा कंट्री रिस्क का, ओके। तो रिस्क फैक्टर इसमें हमेशा हाई रहता है, याद रखिए। तो country specific risk refers to unique set of economic, political, legal and social risks that affect investment of business operations in a particular country। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनना ही चाहिए ये वाला, बट स्टिल मैं बोलूंगी जब सेट की आंसर की आएगी तब हम देखेंगे करेक्ट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर 9 को सी को मैं करेक्ट आंसर बोल रही हूँ। आगे चलते हैं। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्रोडक्टिव एसेट्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्निंग बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, मतलब जो रूलिंग कर रहे हैं वो उनके हाथ में है सब कुछ। तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या वो कमांड इकोनॉमी है, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या वो लिबरल इकोनॉमी है या वो ओपन इकोनॉमी है। देखिए ओपन इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है, लिबरल बिल्कुल भी नहीं है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पर दोनों इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कमांड इकोनॉमी। अब अगर आपने सोशलिज्म पढ़ा होगा तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये क्या उसका दूसरा नाम है, अगर वो भी नहीं पता है तो हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए कमांड इकोनॉमी, क्योंकि सोशलिज्म जो होता है उसी को हम बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। और यहाँ पर गवर्नमेंट के पास सब ओनरशिप होती, कंट्रोल होती है और वही डिसीजन बनाते हैं। दूसरे अगर मैं बात करूं सोशलिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म, ये सब भी हमें मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है? आई एम श्योर आपको इसका आंसर करेक्ट पता होगा। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं थे। और मुझे कभी कभी ऐसे भी लग रहा है कि इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर हम तब भी क्वालिफाई नहीं हो रहे तो इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं है। हर बार हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि टाइम नहीं मिला या हमने पढ़ाई नहीं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ इस सब्जेक्ट का नहीं है तो इसको टाइम भी मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन भी यहाँ का नहीं है सब्जेक्ट का, मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रही हूँ। ओके, मेरे पास ए सेट है, देख लीजिए। और ये महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का है, ए सेट, ओके। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था संडे को। हाँ, चलिए 21 क्वेश्चन पर आ जाते, देखिए आपके पेपर में कौन सा नंबर क्वेश्चन है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ क्या कॉमर्स, क्या मैनेजमेंट, क्या आर्ट्स या ट्रेडिशनल। मुझे लगता है ये पूरे पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन होगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन होना चाहिए ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, तो 21 का आंसर डी ही बनता है। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में अगर आंसर हो गया तो वो टाइम सेव करके दूसरे क्वेश्चन पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है, तो 3 रॉन्ग होगी, एक करेक्ट होगी।
A, firms exist to use scarce resources of the society efficiently and thus help the economy to cope with the basic problem of scarcity. हम जब business economics पढ़ते हैं सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं. B, firms exist to use scarce resources of the society and help to self-sufficient. C, firms exist to use scarce resources of the society for self-employment. And D, firms exist to use scarce resources of the society for business growth. देखिए कभी भी हम interest of the society की बात करते हैं तो यहाँ पर correct answer A ही बनना चाहिए. Firms exist to use the scarce resources of the society efficiently and thus help the economy to cope with the basic problem of scarcity. तो 22 का correct answer option number A. Let's move on to the next question. Match the column दिया है. देखिए इन्होंने ऐसे ऊपर नीचे लिख के दिया, टेबुलर फॉर्म में नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं. Match the following: demand schedule, demand curve, individual demand, market demand, ABCD. It is the graphic representation of demand. It is in tabular form. Size of the total market goods demanded by a consumer. सबसे इजी वाला देख लीजिए. अब देखिए डिमांड शेड्यूल, डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एक इंडिविजुअल की डिमांड होती है और मार्केट डिमांड पूरे मार्केट की होती है. तो गुड्स डिमांडेड बाय कंज्यूमर मतलब ये इंडिविजुअल होगा. तो सी और 4 देखिए कहां पर मैच हो रहा है, सी और 4 मैच हो रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में. तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे. फिर भी मैं बोलती हूँ हमेशा चेक कीजिए. तो अगर ए ऑप्शन को करते करेक्ट आंसर तो डिमांड शेड्यूल मैच होना चाहिए 2 के साथ. इट इज टेबुलर फॉर्म ऑफ डिमांड शेड्यूल है, वो टेबल में होता है. फिर उन्होंने क्या बोला, डिमांड कर्व, तो बी मैच हो रहा 1 से. ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि वो कर्व है. फिर इंडिविजुअल डिमांड मैंने मैच कर दिया था सबसे पहले, गुड्स डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, और मार्केट डिमांड है जो साइज ऑफ द टोटल मार्केट. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, 12 की बुक से हम पढ़ते हैं. आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इंक्रीजिंग एवरेज यूटिलिटी. आई एम श्योर ये भी आपका आंसर करेक्ट जाना चाहिए. तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगर आपको नहीं पढ़ता है, याद है ये कॉन्सेप्ट जो हमने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था और रिवीजन बिना तो डेफिनेटली अगर नहीं पढ़ा रहे इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो याद नहीं आएगा. ठीक है, कुछ चीजें हमको बहुत इजी थी इस पेपर में, मैं बोलती हूँ. तो आई रियली प्रे कि आप लोग क्वालिफाई हो जाए और फिर मुझे भी अपनी खुशी मेरे साथ शेयर कीजिए. ठीक है, अगर आपको नहीं याद है डीएमयू का लॉ क्या है या लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, तो प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिए. हमारे वो नेट सेट का सिलेबस है और वो हर बार ये क्वेश्चंस आते हैं. इनफैक्ट ये सबसे इजी मैं बोलती हूँ. डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बहुत सारे रीजन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एंड वन ऑफ द रीजन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एज पीपल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, additional satisfaction, that is the additional utility from each extra unit decreases and they are willing to buy more only when the price is lower. तो यहाँ पर डीएमयू एप्लीकेबल है. तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर ए, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ डीएमयू. ठीक है, ज्यादा खाते जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं. टोटल प्रोडक्शन विल बिकम मैक्सिमम व्हेन, टीपी की बात की है. फिर से 12 के इकोनॉमिक्स में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. मार्जिनल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो. ठीक है, अगर आप ये पढ़ ही लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट कब जीरो बनता है. उसके बहुत सारे होते हैं आंसर्स, बट यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि जो उन्होंने 4 पूछे उसमें से ये आंसर बनता है. ठीक है, तो व्हेन एमपी बिकम्स जीरो. ठीक है, तो मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात हुई है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, टोटल प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो. ये फीचर्स ही है, करेक्टरिस्टिक्स ही आप पढ़ लोगे तो आपको मिल जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. टोटल कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस. टोटल कॉस्ट सबसे सिंपल क्वेश्चन. टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट is equal to total fixed cost divided by total variable cost. Total cost is total variable cost into total fixed cost. Total cost is total fixed cost minus, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है total fixed cost और variable cost. हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए fixed cost का मतलब क्या है और variable cost का मतलब क्या है. नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. fixed cost remains constant, that is irrespective of the output, and variable cost increases as production increases. Okay, तो आपको ये याद रखना है. सबसे सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, मतलब मेरे हिसाब से तो पेपर काफी ही इजी गया है और चांसेस है बहुत सारे बच्चों के क्वालिफाई होने के.
आगे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी रिटन एज, मार्जिनल को हम बोलते हैं एडिशनल, तो उसका यही फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो ए ही करेक्ट आंसर बनना चाहिए, वहां पर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट में क्वांटिटी ऊपर गई है, तो हमेशा उसका याद रखिए, उसके ऊपर टोटल कॉस्ट ऊपर रहता है। ठीक है, अगर इतना भी याद था तो आपका ये करेक्ट आंसर बन जाता। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यस। नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, फिर से बहुत सिंपल दिया, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक। ये जब मैं 12th में थी तो चैप्टर्स के नाम थे, अगर इतना भी याद होता तो आंसर बन जाता। ठीक है, आप देखिए, परफेक्ट कंपटीशन सबको याद होना चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर फिर से सी और फोर को मैच कर लेते हैं। सी और फोर मैच करके देखते हैं किसमें आ रहा है। सी और फोर उन्होंने देखिए इतना इजी ऑप्शंस बनाया है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं किया गया था। तो सी और फोर यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए को एनालाइज करते हैं। मोनोप्ली का ए और टू मैच होना चाहिए। मोनोप्ली मतलब सिंगल सेलर मैनी बायर्स। बी ओलिगोपोली में क्या आता है, वन मैनी बायर्स फ्यू सेलर्स। याद रखिए, ओला उबर, जहां पर ओलिगोपोली वो मार्केट होती है जहां पर फ्यू सेलर्स है, फ्यू सेलर्स विच आर काउंटेबल। ओके, तो ओला उबर है, एयरलाइंस है, वो सब ओलिगोपोल। परफेक्ट कंपटीशन में फोर मैच हो रहा है, मेनी सेलर्स विद डिफरेंट, सॉरी मेनी सेलर्स विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, एंड मोनोपोलिस्टिक में होता है सिमिलर थोड़ा सा, तो मेनी सेलर्स विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनमें जैसे अगर मैं सोप्स की बात करूं, अगर आपको डव सोप नहीं मिल रहा तो आप लक्स से भी नहा सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मोनोपोलिस्टिक में ही सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चंस इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे जो हमको लग रहा है कि हमें इकोनॉमिक्स ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए रीड कर लेते हैं। The long run equilibrium outcomes in monopolistic competition and perfect competition are similar because in both market structures, कह रहे जो long run equilibrium outcome होते हैं monopolistic competition और perfect competition में, वो similar होते हैं because in both market structures। उनका रीजन क्या है, the efficient output level will be produced in the long run, firms will be producing at minimum average cost, firms will only earn a normal profit and firms realize all economies of scale। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, firms will only earn a normal profit। इसको आपको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये उसका डायरेक्ट आंसर पूछा गया है। सो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस शुड परस्यू मार्जिनल कॉस्ट प्राइस पॉलिसी। ऐसे बोला गया कि जो नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस है उनको मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग प्राइस पॉलिसी ही फॉलो करनी चाहिए। क्यों, क्या वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेके देती है, या फिर वो अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी करती है, क्या वो मिनिमम लॉसेज है, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर आपने गेस कर लिया है तो करेक्ट आंसर गैस किया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी, तो इट हैज बीन सजेस्टेड दैट नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस शुड परस्यू मार्जिनल कॉस्ट प्राइस पॉलिसी सो एज टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से आंसर्स थे। आप वेट कर सकते हैं आंसर की, बट जैसे मुझे पता है कि ये महाराष्ट्र सेट अभी हुआ है और नेट एग्जाम हमारा तुरंत आ रहे हैं, स्टार्ट होने वाला है, बस एडमिट कार्ड आना बाकी है। तो आप अगर टाइम दे सकते हैं तो मेरी वीडियो को चेक कर लीजिए। इस एग्जाम में जो गलतियां की थी वो आगे नेट में नहीं कीजिए, समझ आ जाता है कुछ एग्जाम में हम जो गलतियां करके आते हैं। और मेरी एक और सजेशन है, अगर आप सेट क्वालिफाइड है, भले आपको सेट क्वालिफाइड हो गए 10 साल हो गए, और अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी डिग्री वेस्ट नहीं जाती है, जितनी आप डिग्रीज लेते जाओगे। और ये तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन होने के लिए। सेट एग्जामिनेशन से आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स लिमिटेड रहते हैं एक स्टेट से, और नेट के साथ आप इंडिया में कहीं पर भी एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ टुडे। मैंने कोशिश की सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। द बेस्ट वे टू स्टडी इज ऑलवेज डिस्कस इकोनॉमिक्स विद योर इकोनॉमिक टीचर्स। मैंने भी इकोनॉमिक टीचर से कंफर्म किया जरूर आंसर्स एक बार, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है वो उसके ऊपर कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। बेस्ट वे टू लर्न इज, मैं हमेशा बोलती हूँ, हम थोड़ी सी अपनी जेलसी को, कंपटीशन को साइड में रखें, एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, हेल्प करें। हम इतने सारे लोग होते हैं अदर सब्जेक्ट्स के टीचर्स, तो कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कोई टैक्सेशन पढ़ाता है, कोई कम्युनिकेशन पढ़ा रहा होता है, तो हम उनसे अदर सीखें
और एक दूसरे की हेल्प करें, तो हमारे पास टीम टीचिंग का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। वी आर टीचर्स एंड वी एंश्योर दैट वी गिव समथिंग बेस्ट टू द स्टूडेंट्स, एंड हमेशा कोशिश कीजिए कि एक दूसरे की हेल्प करिए, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ व्हाट इज माइन विल अलाइन। तो किसी और के हिस्से में क्या जा रहा है वो मुझे नहीं देखना है। आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन मी। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, मुझे हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है। तो जब हम किसी की ये नहीं चाहते गम मेरे पास आ जाए, तो हम किसी की खुशियों से क्यों जले। ठीक है। किसी कोई तकलीफ में होता है तो क्या हम कभी बोलते हैं काश उसकी तकलीफ मुझे आ जाए। तो हम उनकी खुशियों देख के क्यों ऐसे सोचते हैं ना कि इन्हीं को सिर्फ क्यों खुशियां मिली है। तो अपनी अपनी हिम्मत रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और मेहनत करते जाइए, कभी ना कभी सक्सेस मिल ही जाएगी। ओके, एटलीस्ट आई ट्राइड। इतना भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। मैं कोशिश करूंगी जैसे मुझे टाइम मिले आपके लिए सेशंस बनाती रहूं। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो को वापस आप पॉज करके आंसर्स बना सकते हैं, वीडियो को वापस चेक कर सकते हैं। अगर अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियोस अच्छे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये तो 12th स्टैंडर्ड टीवाई बीकॉम के बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी, और जो नेट सेट के लिए प्रिपेयर करिए डेफिनेटली। और अगर आप टीचर हो, कल आप सेशन भी डिलीवर करने जा रहे हो, तब भी आपको ये हेल्प जरूर हो सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड अपनी खुशी जब क्वालिफाई हो जाएगी तो मुझसे भी जरूर शेयर कीजिए। सी यू ऑल, मे यू ऑल क्वालिफाई।